नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की, और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल, वर्षा जल संरक्षण के फायदे, सौर ऊर्जा से सिंचाई की आधुनिक तकनीक, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र की विशेषताएं और अंत में जानेंगे पटना अनाज मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। मुख्य समाचार। मछली उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार करेगी विशेष पहल। वर्षा जल संरक्षण अपनाकर किसान सिंचाई की समस्या से पा सकते हैं राहत। सौर ऊर्जा तकनीक से कम लागत में समय पर सिंचाई होगी संभव। कम पानी वाली भूमि के लिए स्वर्ण पूर्वी 5 धान की नई उन्नत किस्म किसानों के लिए लाभकारी। राज्य सरकार मछली उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। हाल ही में पटना स्थित मत्स्य विकास भवन में आयोजित कार्यशाला में डेयरी एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि बिहार में मछली उत्पादन पर्याप्त है। अब सरकार का लक्ष्य है सुनिश्चित करना कि इसका सीधा लाभ मछली पालकों को मिले और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हो। अब हमारे राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं आपको दी जा रही है। मुख्यमंत्री चौड़ विकास हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, इसके अलावा मछुआ कल्याण योजना है, तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं। खेती में पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान वर्षा के जल का संरक्षण करे तो कम बारिश की स्थिति में भी सिंचाई आसानी से की जा सकती है। जल संरक्षण से फसल उत्पादन में स्थिरता बनी रहती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन रही है। सौर ऊर्जा के चलने वाले लगभग 2 हॉर्स पावर के मोटर से खेतों की समय पर सिंचाई की जा सकती है। इससे बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होती है तथा प्रदूषण भी घटता है। कम पानी और ऊंची भूमि वाले क्षेत्रों के लिए स्वर्ण पूर्वी 5 धान की किस्म एक बेहतर विकल्प मानी जा रही है। ICAR द्वारा विकसित इस किस्म को वर्ष 2024 में जारी किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किस्म प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। एक प्रजाति जो है स्वर्ण पूर्वी धान 5 है, जिसको 2024 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिलीज किया था। और ये कम पानी में कहने का मतलब कि 35 से 40% पानी की बचत हो सकती है और सूखे वाले एरिया में लगाया जा सकता है। इसका उत्पादन 45 से 50 क्विंटल तक नॉर्मल कंडीशन होगा तो हो सकता है। क्या नाम है? ये स्वर्ण पूर्वी धान 5 है। आज सफलता की कहानी में बात करेंगे सीतामढ़ी जिले के प्रगतिशील किसान आलोक कुमार की। उन्होंने मोटे अनाज विशेषकर कोदो और बाजरा की खेती अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा हासिल किया है। उनका कहना है कि धान के मौसम में भी मोटे अनाज की खेती किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा विकल्प बन सकती है। हम मिलेट्स की खेती करते हैं। 7 प्रकार का मिलेट्स की खेती हम करते हैं। गेहूं के बाद कौनी, चीना, सामा और मरुआ 4 क्रॉप लगाते हैं। और धान के टाइम में धान की जगह पर हम कोदो लगाते हैं, कोदो और बाजरा लगाते हैं, और ये हमको धान से कम लागत में और अधिक मुनाफा देता है। आज का कृषि यंत्र है स्ट्रॉ रीपर।
ये मशीन लगभग 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलती है और गेहूं व धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को एकत्र कर भूसा बना देती है। इससे समय और मजदूरी की बचत होती है तथा खेत की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के आज के ताजा बाजार भाव इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर बासमती चावल 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक से घने बादल छाए रहेंगे तथा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि गरज चमक के दौरान झोंकों की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किसानों को सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई, उर्वरक एवं कीटनाशी का छिड़काव करें तथा वज्रपात के समय खुले खेतों में जाने से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें भी आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का और किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, आज आपकी ही जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम पहुंचे हैं पड़ौलिया गांव के पास, और यहाँ के जो पपीता मैन के नाम से विख्यात हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं, राजेश कुमार यादव, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे पपीता की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इस प्रगतिशील किसान का, जो कि भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं, राजेश कुमार यादव जी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे प्रगतिशील किसान राजेश कुमार यादव जी का। और आप पहले सेना में भी रह चुके थे। सेना से रिटायर होने के बाद खेती करने का, और उसमें भी विशेष रूप से पपीता की खेती करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर, मैं परंपरागत खेती और भी किसान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। तो इसको लेकर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लिया, और वहाँ से हमने पपीते की खेती के बारे में ट्रेनिंग लिया, और वहाँ से फिर हमने पपीते की खेती शुरू किया। और इस पपीते की खेती के साथ साथ में हमने मिश्रित खेती भी किया। जो मिश्रित खेती है, अदरक, गेंदा फूल, ओल और फूल भी है साथ में। तो इन सब चीज़ों को हमने एक साथ शुरू किया ताकि किसान की आमदनी बढ़े और भी किसान इसको करें, क्योंकि आज के दौर में देखा जाता है कि धान, गेहूं और मक्का के खेती करके किसान जो है उसी में आश्रित रहते हैं। तो इस खेती को करने से यहाँ पे जो है पहले बाहर से पपीता आता था, अभी हमें आसपास के मार्केट में इस पपीतों को जो है मार्केट में बेचते हैं, और बिल्कुल नेचुरल तौर पे हम पपीता की खेती करते हैं। यानी कि देखा जाए तो इसको पेड़ पे ही हम पकाते हैं, और जब ये पक जाता है तभी हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। और आसपास के काफ़ी युवा किसान जो है इससे प्रेरणा लेके और वो भी इस खेती को करना शुरू कर दिए हैं। जब इस खेती को इस एरिया में शुरू हुआ
तो पहले तो कम होता था, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो काफ़ी किसान जो है एक्टिव होकर और कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में जाके और ट्रेनिंग लिए और वो भी इस खेती को कर रहे हैं। और इस खेती से तो एक आमदनी भी हो रहा है और अपने बच्चे को किसान अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। और देखा जाए तो जो परंपरागत खेती है उससे कहीं बेहतर इससे बेनिफिट भी है और हमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है और हम जो है एक उन्नत किसानी भी कर रहे हैं। तो लागत के हिसाब से इसमें आमदनी भी है और देखा जाए तो एक बार इस अगर खेती को लगाते हैं तो पौधे लगने से लेकर 6 से 7 महीने में जो है इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। और इस अधिकतर जो है वैरायटी जो है जैसे रेड लेडी अभी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वैरायटी की खेती हम ज़्यादा करते हैं। और रेड लेडी की खासियत ये है कि इसको अगर पक भी जाता है तो 6-7 दिन तक इसका मार्केटिंग हम आराम से कर सकते हैं। और इस पपीते में जो है बीमारी का जो प्रकोप है ज़्यादा करके रिंग स्पॉट और वायरस और जो है वाइट फ्लाई, इन सब चीज़ों का अटैक होता है। अगर जानकारी और तकनीकी हो तो कोई मायने नहीं रखता है, खेती भी अच्छी होगी और आमदनी भी अच्छी होगी। तो खास करके युवा भाई भी जुड़ रहे हैं और नई आधुनिक तरीके से इस खेती को करके और एक आमदनी हासिल कर रहे हैं। तो किसान भाई, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए दी कि किस तरह से आपने शुरुआत की मिश्रित खेती से और उसके बाद आपने पपीते को चुना। लेकिन अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि बिहार में बहुत तरह के फल का उत्पादन होता है, लीची है, आम है, केला है, लेकिन आपने पपीते को ही मुख्य रूप से क्यों चुना और ऐसा चुना कि अब पपीता मैन के नाम से जो है वो फेमस हो गए? इसकी कहानी आप बताइए और साथ ही साथ ये बताइए कि जब ये चुना तो आपने बताया ट्रेनिंग के लिए, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? सबसे पहले जब मैं रिटायरमेंट आया तो हमें खेती करने की एक बहुत ही वो था कि हम कुछ ऐसा करें कि गांव में ही रहें और इससे और लोगों को भी रोज़गार मिले और परंपरागत खेती को छोड़ के कुछ अलग किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जानकारी के लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के हेड जो हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार सर हैं, उनसे जाके मिला तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दिया और इस खेती के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलाया हमको और कृषि विभाग से पौधे की उपलब्धता कराई। उसके बाद में ड्रिप लगवाया उन्होंने, पौधा जो है कृषि विभाग से हमको मिला। फिर इन सब चीज़ों को देख के वैज्ञानिक जानकारी और वैज्ञानिक जब जानकारी दिए और हमारे खेतों में वैज्ञानिक आके हमारे साथ कैसे क्या करना है बिल्कुल ग्राउंड पे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नया था तो वैज्ञानिक भी आए, हमें काफ़ी जानकारी दिए क्योंकि यहाँ किसान भी उतना करते नहीं थे। काफ़ी तरह तरह के बीमारी होता था, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस खेती को यहाँ पे नहीं कर पाते थे। और पपाया जो है बाहर जो अदर स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और सब जगह से यहाँ हमारे चंपारण में पपीता आता था, तो इसकी डिमांड भी यहाँ काफ़ी थी। तो मेरे माइंड में यही आया कि इसकी डिमांड भी है और इस खेती को अगर यहाँ पे किया जाए तो हम किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग लेकर और इस खेती को शुरू कर दिया, जिसमें कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा काफ़ी सहयोग मिला और ड्रिप इरिगेशन हमारे खेतों में लगाया गया, जो सब्सिडी के तौर पे बिहार सरकार द्वारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से मिला हमें। और हमारे जो ज़िले के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उन्होंने भी हमें सहयोग किया, पौधे लगाए और उस पौधे के जब हम लगाए तो बीज की जो दूरी थी 6 बाई 6 पे हमने लगाना शुरू किया। जो दूरी बचता था उसमें हमने मिश्रित खेती के तौर पे अदरक लगाया और गेंदा फूल लगाया। ओल की भी खेती इनके साथ में करते थे। सीजन के हिसाब से हमने सब्जियां भी इसमें शुरू कर दिया ताकि जो है अलग से उसका मुनाफा हमें मिले। और जब हमने इस खेती को करने शुरू किया तो इससे काफ़ी बेहतर हमको रिजल्ट मिला और भी किसान देख के इस खेती को देखना और करना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें परंपरागत खेती को छोड़ के काफ़ी मुनाफा भी हो रहा था और हमारा जो किसानी था वो भी संवर रहा था और हमारे जो बच्चे थे
अच्छा एजुकेशन लेते थे और इसको देख कर, और वो भी आज इस चंपारण क्षेत्र में पपीते की खेती काफ़ी बड़ा है। यानी देखा जाए जानकारी और तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी मिले तो हम कुछ भी उगा सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी वैज्ञानिकगण थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे खेतों पे आके वो जो है इसकी जानकारी भी देते थे और हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो किसान भाई, आपने बहुत सारी जानकारी दी पपीते के संबंध में, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से जो पिपराकोठी किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के किसानों ने आपको सहयोग किया, और उसके बाद अपनी लगनशीलता और मेहनत से आपने किस तरह से पपीते की खेती को जो है वो इतने बड़े लेवल पर लेकर के आए। ये डीडी बिहार में जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, वो आपकी कहानी से बहुत प्रेरित हुए होंगे। किसान भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारी खेती करके, इस तरह से जो स्पेशल खेती होती है इनको करके कितना लाभ कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आज के युवाओं को अगर मैं चाहूँ कि ये आर्थिक लाभ और स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता के संदेश देते हुए सरकार का किस तरह से मदद होता है, उन सब का संदेश देते हुए आप इस बारे में अगर जानकारी दें। तो किसान भाई, खास करके युवा भाई, इस चीज़ को करें और परंपरागत खेती को छोड़ के वो नई दुनिया और नई तकनीकी और वैज्ञानिक सलाह से, अगर उनके आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र हो पिपराकोठी जैसा, तो वो भी जानकारी लेकर और इस खेती को बढ़ाए। साथ में हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर अरविंद कुमार सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी इस खेती के सफ़र को काफ़ी अच्छा तक मतलब सहयोग किया और इसको बढ़ाते हुए हमने काफ़ी, और यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी सर जो हमारे मनीष सर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया, और ख़ास करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई राजेश कुमार यादव जी, आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, देश की सेवा आपने की, अब खेत की सेवा करके मिट्टी का संरक्षण कर रहे हैं, और जितनी जानकारी आपने हमें अभी बताई उससे बिहार की संस्कृति, त्यौहार, हर चीज़ को आप सजो रहे हैं, ये आपकी बातों से हमें पता चलता है। और जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे उनको भी बहुत प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से पारंपरिक खेती को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की खेती करके वो अपने आप को आर्थिक रूप से भी सशक्त कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीडी बिहार के इस विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हमने जो पपीता मैन, जो एक प्रगतिशील किसान हैं, उनसे जो आपको बातचीत कराई, उनसे जो सुझाव आपने सुने, इसका लाभ उठाकर के जो किसान भाई हैं वो ज़रूर लाभ उठाएंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस अंक में हम इस कार्यक्रम को यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म।
ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं।
आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक के लिए आप रहे स्वस्थ, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।